हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 14 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अपने प्रश्नों की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही स्ट्रांग होगी, लर्निंग बुक पे जितने ही अधिक मेंबर होंगे, हम आपके लिए उतने ही अधिक और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आ सकेंगे। तो दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और जो नए व्यूअर्स आज चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोज़ अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा जारी की गई ऊर्जा दक्षता उपायों के प्रभाव पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018-19 में 2005 के मुकाबले ऊर्जा घनत्व में क्या कमी हुई है। ऊर्जा घनत्व में जो कमी हुई है ये है 20% की। आइए समझते हैं कि ये ऊर्जा घनत्व क्या है। देखिए, किसी देश की जीडीपी बहुत हद तक डिपेंड करती है ऊर्जा पे। कैसे? हमको अपनी जीडीपी बढ़ानी है तो हमें अपनी फैक्ट्रियों को ऊर्जा यानी बिजली देना पड़ेगा, जिससे कि वो अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट देश में और विदेश में एक्सपोर्ट किया जा सके, जो हमारे जीडीपी को बढ़ाने में मदद करता है। अब ऊर्जा जितनी सस्ती होगी उतनी ही तेजी से जीडीपी ग्रो करेगा। कैसे? आप एक एज्यूम करिए कि 2005 में हम एक यूनिट ऊर्जा को बढ़ाने के लिए खर्च करते थे 100 रुपये। एक यूनिट ऊर्जा बढ़ी, 100 रुपये खर्चा हुआ। लेकिन अभी क्या हुआ, हम लोग 80 रुपये खर्च कर रहे हैं 2018-19 से, और कितनी जीडीपी बढ़ रही है? एक यूनिट ही। तो पहले एक यूनिट जीडीपी को बढ़ाने में हम 100 रुपये खर्चा कर रहे थे, और अभी क्या कर रहे हैं कि 80 रुपये खर्चा कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि 20% की खर्चे में कमी आई, और तो वो क्या होगा, वो 20% का हमें लाभ होगा। जीडीपी तो एक ही यूनिट बढ़ रही है, लेकिन पहले हम एक यूनिट जीडीपी को बढ़ाने में 100 रुपये खर्चा कर रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं कि 80 रुपये खर्चा कर रहे हैं। 20 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है अपनी ऊर्जा की वजह से। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही ये 20% है। ऊर्जा घनत्व में यही कमी है। अब ये हुआ संभव कैसे? देखिए, पिछले कुछ सालों से हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या? जैसे विंड एनर्जी से हम बिजली का उत्पादन करने लगे। देखिए, पवन मिल की चक्कियाँ यानी विंड मिल, देखें, जो लोग साउथ साइड के होंगे वो जानते होंगे कि लंबी लंबी होती हैं और खूब बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं। कई लोग मूवी में भी इसको देखे होंगे। उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है हवाओं से। साथ ही साथ सोलर एनर्जी से सोलर एनर्जी से लाइट का उत्पादन किया जाता है। तो इन सब वजहों से एक यूनिट जीडीपी को बढ़ाने में जो हमारे पहले खर्चा करते थे उससे 20% कम खर्चे को करने लगे हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले राज्य का नाम बताइए जो मध्याह्न भोजन राशन प्रदान कर रहा है। मध्याह्न भोजन राशन को प्रदान कर रहा है मध्य प्रदेश। ये क्या है? देखिए, स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता था। दोपहर के वक्त का खाना स्कूल में बच्चों को दिया जाता था। हुआ क्या कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं, बच्चे घर पे हैं, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो घर घर पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से उन बच्चों के घरों पे राशन को पहुंचा रही है, जिससे कि उनके घर वाले उस राशन को बना के बच्चों को खिला सकें। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पूरे देश का पहला राज्य है। और कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन हुआ, उससे स्कूल बंद हैं। उसी वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत की है, जिसमें त्रिकुट चूर्ण को बांटा जा रहा है, जिसका काढ़ा बना के पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ती है और शरीर कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। त्रिकुट चूर्ण में दालचीनी, काली मिर्च और सूखी अदरक, ड्राइड जिंजर का काढ़ा बनाया जाता है, और इस सरकार का ये योजना है कि इसको 1 करोड़ घरों तक पहुंचाना है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर लालजी टंडन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार उस भारतीय राज्य संघ शासित क्षेत्र का नाम बताइए जिसमें अप्रैल 2020 के अंत में उच्चतम
बेरोजगारी दर नियुक्त किया गया? उच्चतम बेरोजगारी दर नियुक्त की गई पौंडीचेरी में। ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये कितनी रही? ये 75.8% रही अप्रैल में। कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद है, सारे रोजगार जा रहे हैं, इसी वजह से बेरोजगारी की दर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। और पूरे देश में अगर देखेंगे, भारत में इस समय बेरोजगारी की दर पिछले 70 सालों में सबसे अधिक हो चुकी है। ये है 27.11%। जबकि अगर सिर्फ किसी राज्य की बात करेंगे, उस राज्य की बात करेंगे जिसमें सबसे अधिक बेरोजगारी दर है, तो वो राज्य है पुदुचेरी, जो कि यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित क्षेत्र है। और यूएसए में, सिर्फ ये भारत की स्थिति नहीं है, यूएसए अमेरिका में भी 26 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी को खो दिया है कोविड 19 के दौरान, और ये लोग सरकार से मदद मांग रहे हैं। सीएमई का क्या फुल फॉर्म है? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके चेयरमैन हैं अमित अग्रवाल। हमारी भारत सरकार ने इंडियन इकोनॉमी को एक रफ्तार देने के लिए, जिससे कि ये बेरोजगारी की दर कम हो सके, 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा अभी हाल ही में करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और नीलसन द्वारा रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल इन इंडिया ग्रामीण क्षेत्र में 227 मिलियन और शहरी क्षेत्र में 205 मिलियन अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। IAMAI यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IAMAI का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। इसने अभी एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया कि शहरी क्षेत्र मोबाइल उपयोग में ग्रामीण क्षेत्रों से पीछे है। लगभग 10% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, 227 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग कर रहे हैं, जबकि 215 मिलियन उपयोग कर रहे हैं कहाँ पे? शहरी क्षेत्रों में। ये भारत की स्थिति है। इस रिपोर्ट को कौन जारी किया है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC ने हाल ही में कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए 3T का एक संग्रह तैयार किया है। NRDC किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? NRDC जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि NRDC विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ये 3T संग्रह क्या है जिसे नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक तैयार किया है? ये है ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग। ट्रैकिंग, इसमें कोविड 19 पेशेंट को ट्रैक किया जाएगा, फिर उनकी टेस्ट, मतलब कि जो भी कोविड 19 के सस्पेक्टेड होंगे उनको ट्रैक किया जाएगा। कोई बाहर से आ रहा है उनको ट्रैक करके उनकी टेस्टिंग की जाएगी, और अगर वो कोविड 19 के लिए पॉजिटिव आते हैं तो उनकी ट्रीटिंग की जाएगी, उनका देखभाल किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा उन्हें। यही है 3T, ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग। इसको किसने तैयार किया है? इसको NRDC यानी कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने तैयार किया है, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। NRDC के चेयरमैन H पुरुषोत्तम है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार कृषि मंत्री के अनुसार जैविक उर्वरकों की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख से अधिक गांवों में वित्त वर्ष 21 में एक मिशन मोड जागरूक अभियान चलाएगी। सरकार कृषि मंत्रालय जो है, सरकार का जो कृषि मंत्रालय है, वो कह रही है कि जैविक उर्वरकों की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख से अधिक गांवों में क्या चलाएगी? जागरूकता अभियान चलाएगी। और एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को कृषि भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, और उनकी जो उर्वरकता बढ़े उसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना हो, बल्कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो। होता क्या है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के लगातार इस्तेमाल से कृषि भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, उत्पादकता में गिरावट आ जाती है, साथ ही साथ उपज की गुणवत्ता में भी गिरावट आती है अगर हम लगातार इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। जो उपज की गुणवत्ता होती है, यानी कि जैसे गेहूँ पैदा हुआ, उसमें
जो हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज करते हैं वो उसके न्यूट्रिएंट को कम कर देता है। उसको खाने से कई सारी बीमारियां, लंबे समय तक लगातार इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से जो उपज होती है उसे खाने से कई सारी बीमारियां भी होती हैं। इन्हीं सब के मद्देनज़र भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी 2015 में। इससे लोगों की जो खेती थी उसकी मृदा की जांच होती थी कि वो कितनी स्वस्थ है। वो मृदा खुद में मृदा स्वस्थ होगी तभी वो स्वस्थ उपज को पैदा कर सकेगी। इसी के लिए ये कार्य हुआ था। और प्रत्येक 2 साल में मृदा की गुणवत्ता की जांच होती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत। ये कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई थी। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से होगी, जैविक खेती होगी, तो एक तो पहली बात तो अस्थाई खेती मिलेगी। जो मृदा है उसका स्वास्थ्य लगातार कई सालों तक बरकरार रहेगा और जो उपज की गुणवत्ता है, जो फसल पैदा होगी उसकी गुणवत्ता भी उच्च होगी, उसमें कोई भी नुकसानदायक चीज़ नहीं पाई जाएगी। इसी सब के लिए जागरूकता फैलाने के लिए, जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2021 में एक मिशन मोड जागरूक अभियान चलाएगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीवनी किस भारतीय राज्य के छतरपुर जिले के राजनगर प्रशासन की पहल में स्थानीय स्तर पर अपनी तरह का वाहन विकसित किया गया है? ये जो संजीवनी है ये एक एम्बुलेंस है जिसे जिला प्रशासन छतरपुर द्वारा विकसित किया गया और शुरुआत की गई है। इस एम्बुलेंस में ऐसी व्यवस्था है कि स्वास्थ्यकर्मी बिना किसी शारीरिक संपर्क के रोगियों और संदिग्ध रोगियों को उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इस संजीवनी वाहन में स्वास्थ्यकर्मी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है और उन्हें पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट की भी आवश्यकता नहीं होती। ये पूरा वैन जो है ये स्वास्थ्यकर्मियों के लिए ही तैयार किया गया है ताकि उन्हें अधिक से अधिक सुरक्षा दी जा सके। स्थानीय स्तर पर इस तरह का वाहन तैयार करना पूरे भारत में ये पहली दफ़ा हो रहा है और इसे तैयार किया है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के प्रशासन ने। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं। ई संजीवनी ओपीडी से संजीवनी को कंफ्यूज नहीं करना है। ई संजीवनी ओपीडी शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, जिसमें ऑनलाइन परामर्श डॉक्टर देते हैं किसी भी प्रकार के रोगियों को। क्योंकि जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकल सक रहे हैं, तो अगर आपको कोई और बीमारी है तो आप डॉक्टर से ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ई संजीवनी ओपीडी हिमाचल प्रदेश की योजना है, जबकि संजीवनी जो है ये किसकी योजना है? ये योजना है भारतीय राज्य के छतरपुर जिले की, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो संजीवनी और ई संजीवनी से कंफ्यूज नहीं होना है। ई संजीवनी ओपीडी उसका पूरा नाम है और इसका नाम सिर्फ संजीवनी है। ई संजीवनी ओपीडी हिमाचल प्रदेश की, संजीवनी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, वो गलती से देखिए वहाँ पे मिसप्रिंट है, IEI लिखा हुआ है जबकि वो IEA होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 शीर्षक के अनुसार 40 दिनों के लॉकडाउन के दौरान भारत में ऊर्जा की मांग में कितनी गिरावट आई है? भारत में ऊर्जा की मांग में जो गिरावट आई है ये 30% है। लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद हैं, लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रियां बंद हैं, तो इन सब वजहों से क्या हुआ है कि एक ऊर्जा की मांग में गिरावट आई है। और ये मांग में जो गिरावट आई है पिछले 40 दिनों में ये 30% की है। और भारत ने कितने प्रतिशत ऊर्जा का कास्ट कम इस्तेमाल किया है 1 यूनिट जीडीपी को बढ़ाने के लिए? वो 20% है, जो कि आज का पहला क्वेश्चन था। और ये क्या है कि 30% ऊर्जा की मांग में कमी आई है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, दुकानें बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इंटरनेशनल IEA क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये यहाँ पे IEA होगा ना कि IEI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने राष्ट्रीय मुद्रा संप्रदाय पर एक बिल की मंजूरी दी है जो अपनी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल से 4 शून्य काटने और नाम
किस में, मतलब कि जो इसकी मुद्रा रियाल थी उसका नाम किस में परिवर्तित कर दिया है। ईरान ने जो ईरान की मुद्रा पहले रियाल थी उसका नाम अब टोमन कर दिया है। ऐसा कर और 4 शून्य की कटौती भी की है। ऐसा माना जाता है कि एक अगर कोई देश अपने जो है मुद्रा का, अपनी करेंसी का डीमोनेटाइजेशन करता है तो इकोनॉमी में सुधार देखा जाता है। इसी के मद्देनज़र ईरान ने ये कदम उठाया है। उसने अपनी जो मुद्रा रियाल थी उससे 4 शून्यों की कटौती की है, साथ ही साथ रियाल का नाम बदलते हुए टोमन नाम रख दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान है और हसन रूहानी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। युवा मतलब कि युवा, त्रिपुरा में युवा को युवा बोलते हैं, तो युवा योगा योग योजना ये युवाओं के लिए योजना है। ये छात्रवृत्ति योजना है युवाओं के लिए। इसे शुरू किया है त्रिपुरा सरकार ने। इसका उद्देश्य है छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। छात्रों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए युवा योगा योग योजना के तहत सरकार अनुदान दे रही है। और त्रिपुरा सरकार ही अभी कुछ दिन पहले हाल ही में कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क भी लॉन्च किया था, जिससे जो वहाँ के कृषि हैं वो केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क के द्वारा। और ये दोनों योजना, कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क और युवा योगा योग योजना, ये दोनों त्रिपुरा सरकार की योजना है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव हैं तथा जो गवर्नर हैं वो रमेश वैश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 तक 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। ये हैं दिया मिर्जा। दिया मिर्जा 2017 में संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त हुई थी। 2017 में ही नियुक्त हुई थी 3 सालों के लिए। तो इनका कार्यकाल अभी पूरा हो रहा था 2020 में, लेकिन पुनः इनके कार्यकाल को 2 साल बढ़ा के 2022 तक का कर दिया गया है। तो दिया मिर्जा ही बनी रहेंगी आगे के आने वाले 2 सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा 2022 तक बनी रहेंगी। सद्भावना राजदूत का क्या काम होता है? सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा हैं तो ये इन्वायरमेंट के लिए लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा करेंगी। एक जागरूकता पैदा करने का काम करेंगी इन्वायरमेंट को लेकर लोगों के लिए। इनका कार्य धन जुटाना है। ये इन्वायरमेंट के लिए धन एकत्रित करने का कार्य भी करते हैं। सार्वजनिक डिस्कशन अगर कहीं हो रहा है तो दिया मिर्जा सद्भावना राजदूत यूनाइटेड नेशन के इन्वायरमेंट प्रोग्राम की सद्भावना राजदूत की तरह उसमें यूनाइटेड नेशन का पक्ष भी रख सकती हैं। तो 2022 तक के लिए यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की सद्भावना राजदूत बनी रहेंगी दिया मिर्जा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2020 में इराक के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इराक के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नए प्रधानमंत्री यहाँ के हैं मुस्तफ़ा अल कादमी। मुस्तफ़ा अल कादमी ने आदिल अब्दुल मेहदी को रिप्लेस किया है। आदिल अब्दुल मेहदी के खिलाफ 2019 दिसंबर 2019 में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे और इसे देखते हुए उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया। आदिल अब्दुल मेहदी के स्थान पर नए प्रधानमंत्री इराक के हैं मुस्तफ़ा अल कादमी। इराक की राजधानी बगदाद है। यहाँ की करेंसी दिनार है और यहाँ के राष्ट्रपति बैरहम साली हैं। बैरहम साली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को निम्नलिखित में से किस विश्व संगठन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इनको मनीषा सिंह को संयुक्त राज्य अमेरिका के दूत के रूप में नियुक्त किया गया है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट में मनीषा सिंह प्रतिनिधित्व करेंगी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का। ट्रंप ने इनके नाम की घोषणा की है। अभी कुछ दिन पहले ही
अशोक माइकल पिंटो जो कि इंडियन अमेरिकन है, वो भी, मनीषा सिंह भी आपकी इंडियन अमेरिकन है और अशोक माइकल पिंटो भी इंडियन अमेरिकन थे। इनको भी ट्रंप द्वारा वर्ल्ड बैंक में अमेरिका के प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनकी नियुक्ति भी अभी हाल ही में हुई। जो लोग लगातार करंट अफेयर को मेरे देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं, मैं उसको बार बार इसीलिए रिपीट भी करता हूँ। तो अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक में, मनीषा सिंह को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट में नियुक्त किया गया है अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में। इन दोनों लोगों के नाम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई है। मनीषा सिंह इसके पहले अमेरिका में आर्थिक विकास और ऊर्जा पर्यावरण मंत्रालय में कार्यवाहक सचिव के रूप में कार्य कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के आधार पर भारत की रैंक क्या है? भारत चाइना के बाद दूसरी रैंक पे है। 5 वर्ष या उससे अधिक आय के सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता के आधार पर इंडिया के बाद, चाइना के बाद इंडिया है और फिर तीसरे नंबर पे अमेरिका है। तो भारत दूसरे नंबर पे है 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं उनके आधार पे। पहले नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट और आई कि इंडिया में 10% अधिक ग्रामीण इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट को शहरी क्षेत्र के लोगों के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए ब्राउन ड्वार्फ का नाम बताइए जिसमें बृहस्पति और शनि के समान क्लाउडेड बैंड है। ब्राउन ड्वार्फ क्या होते हैं? ब्राउन ड्वार्फ सब स्टेलर ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका मास गैस, प्लैनेट और सबसे हल्के स्टार के बीच का होता है। ये सब स्टेलर ऑब्जेक्ट होते हैं। तो वही पूछा है कि बृहस्पति और शनि के समान जिसमें क्लाउडेड बैंड है उस ब्राउन ड्वार्फ का क्या नाम है? उस ब्राउन ड्वार्फ का नाम है लुहमैन 16a। इसको एक मिनट फिगर से डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ब्राउन ड्वार्फ को बीच में रखा गया है प्लैनेट और स्टार्स के। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ब्राउन ड्वार्फ का जो मास है, जो इसका वेट है, वो किसके बीच में है? प्लैनेट्स के और स्टार्स के। जो स्टार्स सबसे हल्के हैं और प्लैनेट जो सबसे भारी हैं, उनके बीच में सब स्टेलर ऑब्जेक्ट जो है उसे ब्राउन ड्वार्फ कहते हैं। अब देखिए, ब्राउन ड्वार्फ के ऊपर जो क्लाउडेड बैंड दिख रहा है, जो बीचों बीच ब्राउन ड्वार्फ है उस पर हल्का छाया दिख रहा है, बैंड में इसकी छल्ला चारों तरफ से उसको घेरा हुआ दिख रहा है। ये किससे मैच कर रहा है? ये शनि और बृहस्पति ग्रह के जो प्लैनेट, एक्सोप्लैनेट लिखा हुआ, उसके जो क्लाउडेड बैंड है उससे कुछ हद तक मैच कर रहा है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस ब्राउन ड्वार्फ का नाम बताइए जिसके क्लाउडेड बैंड मैच कर रहे हैं शनि और बृहस्पति ग्रह के क्लाउडेड बैंड से। तो उस ब्राउन ड्वार्फ का नाम क्या है? इसका नाम है लुहमैन 16a। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि लुहमैन 16a ब्राउन ड्वार्फ है जिसका क्लाउडेड बैंड मैच करता है बृहस्पति और शनि के क्लाउडेड बैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है 7 मई को। तो सॉरी, 7 मई तो ऑप्शन में नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया है। इसमें 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इसका जो है इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर मोनाको में है। इसको क्यों मनाते हैं? इसको इसलिए मनाया जाता है ताकि जो युवा लोग हैं इनको खेल के प्रति, एथलीट के प्रति जो है जागरूक किया जा सके। इसी उद्देश्य से 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस 2020 में मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष 7 मई को नहीं मनाया जाता, ये फिक्स होता है कि ये मई मंथ में मनाया जाएगा, लेकिन ये डिसाइड उसी साल किया जाता है कि मई मंथ के किस दिन मनाया जाएगा। इस साल 2020 में विश्व एथलेटिक दिवस को मनाने के लिए 7 मई का दिन चुना गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लेकिन उसमें 17 मई लिखा हुआ है तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे कि ये 7 मई है। और विश्व एथलेटिक्स इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन एसोसिएशन फेडरेशन का आपका हेडक्वार्टर मोनाको में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, आयुष संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन के विकास के लिए आयुष मंत्रालय के साथ सहयोग करने वाले मंत्रालय का नाम बताइए।
आयुष संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन के विकास के लिए जिसने सहयोग किया है आयुष मंत्रालय का, ये मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आयुष संजीवनी को लॉन्च किया है हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इस एप्लीकेशन से लोगों के बीच कोविड-19 को लेकर आयुष, यानी कि ये आयुष क्या है, कई बार बताया जा चुका है, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा और होम्योपैथिक जो हमारी परंपरागत मतलब कि बहुत ही पुरानी मेडिसिन हैं, उनसे संबंधित मंत्रालय का नाम आयुष मंत्रालय है। तो इस ऐप से क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आयुष ऐप से लोगों के बीच कोविड-19 को लेकर आयुष से संबंधित जो उन्मूलन उपाय है कोविड-19 का, आयुष से संबंधित उसकी जानकारियां और ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणिक जानकारियां जुटाने में मदद मिलेगी। हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री श्रीपद यशो नायक हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ गोवा है। जो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसने आयुष संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन के विकास में आयुष मंत्रालय की मदद की है, उसके मंत्री रविशंकर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पटना साहिब बिहार है। हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदनी चौक नई दिल्ली है। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।